स्वदेश आर में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं निफ्टी 17,000 के ऊपर क्यों है, जब ग्लोबली हम देख रहे हैं कि विश्व के बड़े शेयर बाजारों के अंदर मंदी आ रही है। इस समय क्या क्रूड को लेकर के शेयर बाजार को चिंता करनी चाहिए या फिर $100 कच्चे तेल का जो दाम है, क्रूड की जो प्राइसेस हैं, यह फैक्टर्ड इन है। आईपीओ मार्केट में रिवाइवल हो रहा है, एलआईसी का आईपीओ आने वाला, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आईपीओ मार्केट कैसे रिवाइव हो रहा है। मगर जो बड़ा प्रश्न हम हमारे आज के एक्सपर्ट्स के से पूछेंगे वह यह है कि इस समय जब इन्फ्लेशन वापस आ रही है तो आप अपने पोर्टफोलियो को इन्फ्लेशन प्रूफ कैसे बना सकते हैं। और क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में जैसा कहा जाता है कि इज इट टाइम टू बैट ऑन द फ्रंट फुट और इज इट टाइम टू बैट ऑन द बैक फुट। पंकज टिब्रीवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ हैं कुंज बंसल। पंकज, कुंज, आपका स्वागत है 18 स्वदेश पे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार पंकज, एक लंबी लिस्ट है मार्केट ऊपर क्यों नहीं जाने चाहिए। वैल्यूएशंस, युद्ध, क्रूड प्राइसेस, बॉन्ड यील्ड्स, इन्फ्लेशन। मगर अब मार्केट को आप देखेंगे तो निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी 17,000 के आसपास टिका हुआ है। हैज़ द स्ट्रेंथ सरप्राइज्ड यू? हाँ कुछ भाई, जिस तरह का हम देखें तो ग्लोबल और विश्व के मार्केट को देखें तो कहीं ना कहीं निफ्टी का स्ट्रेंथ एक सरप्राइजिंग स्ट्रेंथ है। और ये तब आ रहा है जब एफआईज ने अपने घरेलू मार्केट में करीबन $20 बिलियन के ऊपर का माल भेज दिया है। और ये टाइप की सेलिंग हमने 2008-9 में देखी थी और उसके बाद ये सेलिंग को एब्जॉर्ब करके और निफ्टी यहाँ खड़ा रहना एक सरप्राइजिंग थोड़ा सा है। लेकिन अगर आप 6 महीने को मार्केट को देखो तो मार्केट में कोई रिटर्न नहीं बना और एक कहीं ना कहीं टाइम करेक्शन हो रहा और पी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लास्ट ईयर अगर हम निफ्टी के मुनाफे देखें तो मोटा मोटी 35% से हमने निफ्टी के मुनाफे को बढ़ते हुए देखा, लेकिन मार्केट का रिटर्न करीबन 17-18% ही था। तो कहीं ना कहीं एक पी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा और ये इस कारण है कि जो लो आरओई कंपनीज हैं, लो पी कंपनीज हैं, चाहे कमोडिटी हो, ऑयल एंड गैस हो, उनके कारण निफ्टी के मुनाफे में बढ़ोतरी हो रही है। और जो हाई पी स्टॉक्स हैं, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, वहाँ कहीं ना कहीं पी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और अर्निंग्स डाउनग्रेड हो रही है। तो क्वालिटी और कॉम्पोजिशन ऑफ अर्निंग्स थोड़ा खराब है और इसी के कारण कहीं ना कहीं पी डी रेटिंग अपने को निफ्टी में भी देखने को मिल रहा है। बट ऑब्वियसली इतने शार्प करेक्शन जो ग्लोबली देखे, निफ्टी का यहाँ रहना काफी सरप्राइजिंग है। पंकज, एक अंग्रेजी में हमेशा कहते हैं बुल मार्केट से मैनेज द क्लाइम द वॉल ऑफ वरी। क्या इस बार मार्केट ने फिर वही करा है? जब सबको लग रहा था मार्केट नीचे आएंगे, शेयर बाजार में मंदी होगी, एफआई बेचेगा, मार्केट नीचे गिरेगा, मार्केट गिरा नहीं है। हाँ, कई हद तक आपने सही बोला कि ये टाइम करेक्शन वाला, मार्केट में दो टाइप के करेक्शन होते हैं, एक एब्सोल्यूट प्राइस करेक्शन और एक टाइम करेक्शन। हम जो लास्ट 6-7 महीने से देख रहे हैं वो टाइम करेक्शन देख रहे हैं और हमारा ये मानना है कि आने वाले नेक्स्ट 6-7 महीने भी सामने काफी सारे वरीज हैं। जो एक महंगाई का हम बात कर रहे हैं, सब चीजों के दाम 25 से 50%, 60% बढ़ गए हैं और कहीं ना कहीं ये डिमांड पर रोल प्ले करना चालू करेंगे। कहीं ना कहीं डिमांड डिस्ट्रक्शन हमें लगता है ग्लोबली होगा। सेकंड, अगर हम देखें तो ब्याज दर बढ़ने लगे हैं और कहीं ना कहीं ये ब्याज दर इक्विटी वैल्यूएशंस पर एक ग्रेविटी की तरह, फोर्स की तरह एक्ट करेंगे। और इससे भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि सेंट्रल बैंकर्स बिहाइंड द कर्व चल रहे हैं और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग और ब्याज दर जो बढ़ेंगे उस पर इक्विटी वैल्यूएशन पर थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। तो आने वाला नेक्स्ट 6-7 महीना केयरफुली नेविगेट करना होगा। हमारा जनवरी से यही व्यू है कि ये साल अगर हम कंसोलिडेट कर लें, अपने कैपिटल को प्रिजर्व कर लें तो एक बहुत अच्छा आउटकम होगा। और अगर आप लास्ट अप्रैल के अगर आप देखें तो मार्केट 2% ऊपर 2% नीचे रोज ऐसा ही चल रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये साल को सेफली नेविगेट करना बहुत जरूरी है। 2 साल बहुत पैसे अच्छे रिटर्न बने, इस साल प्रिजर्व करिए और प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर वी विल अगेन लुक फॉरवर्ड कि कैसा मार्केट का जरिया रहता है। कुछ बंसल, आप मुस्कुरा रहे हैं तो या तो आप पंकज भाई से सहमत हैं, आप बोल रहे हैं कि भाई ये साल प्रिजर्वेशन का नहीं है, यह साल एब्सोल्यूट ग्रोथ का है। तो मुस्कुराहट में समझ नहीं पाया कुंज आपकी। मुस्कुराहट के पीछे कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना कि क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्यों आज इतना मुस्कुरा रहे हो। तो कौन सा शेयर गिर एक गया कुछ भैया कुछ जिसका आप दो छुपा तीन रहे हो? हाँ कुंज बंसल, ऐसा कौन सा आपका पोर्टफोलियो का शेयर गिर गया है जिसका गम है आपको?
पोर्टफोलियो के शेयर गिरना और चलना तो पार्ट ऑफ लाइफ है। 25 साल से मार्केट में रह चुके हैं तो अब वो दुख तो नहीं होते हैं। ऊपर चलते तो खुशी जरूर होती है, पर नीचे जाते हैं तो पार्ट ऑफ लाइफ है। कमिंग बैक टू वापस आपके प्रश्न पे और डिस्कशन पे आते हुए, तो एक तो जो पंकज बोल रहे थे बिल्कुल सही। इनफैक्ट मैं कल ही ऑब्जर्व कर रहा था। 27 नवंबर को निफ्टी था 17,100, 27 दिसंबर को निफ्टी था 17,100, 27 जनवरी को निफ्टी था 17,100, 27 फरवरी को मोर और लेस थोड़ा सा उससे ऊपर नीचे था, और 27 मार्च को 17,100, और कल हम 17,050 के आसपास बंद हुए। तो ये मार्केट की हालत है, उसको हम दोनों तरीके से देख सकते हैं। एक आप बोल रहे हो कि जैसा कि नहीं 17,000 के नीचे नहीं जा रहा है तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। दूसरा ये है कि मार्केट तो कहीं चल ही नहीं रहा है, ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, ठीक है, नीचे भी नहीं आ रहा है। जो टाइम करेक्शन तो क्लियरली हो गया है। इस बीच में ऑफकोर्स हम 16,000 के नीचे भी जाके आ चुके हैं, और एक बार 18,000 के आसपास तक भी आ चुके हैं। और नेट बेसिस पे अक्टूबर का जो 18,500 का निफ्टी था, वहां से अभी 6-7% नीचे है। सेक्टोरल रोटेशन जो हुआ है उसने सारा ये इंडेक्स की बैलेंसिंग को करके रखा है। बट अगर हम इंडिविजुअल सेक्टर्स में जाएं तो काफी जगह बहुत अंडर परफॉर्मेंस आई है। जैसे सेलेक्ट बीएफएसआई में बहुत अंडर परफॉर्मेंस आई है। क्लियरली कंज्यूमर्स में, एफएमसीजी में अंडर परफॉर्मेंस आई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी अंडर परफॉर्मेंस आई है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में अंडर परफॉर्मेंस आई है। तो वो सारा है, और उनके नेगेटिव्स आपने ऑलरेडी हाईलाइट किए। उसी के साथ मैं दूसरी तरफ देखूं तो ऐसा नहीं है कि बाजार में या इकोनॉमी में खाली नेगेटिव्स हैं। एज ऑफ नाउ नेगेटिव सेंटीमेंट और नेगेटिव फैक्टर्स डोमिनेट कर रहे हैं। बट अगर हम जो रियल एस्टेट कंपनी से जो बात हो रही है, उनके दिसंबर क्वार्टर तक के तो नंबर्स थे, मार्च क्वार्टर के भी कुछ एक कंपनीज के, एक आध कंपनीज के नंबर आ गए हैं, बाकियों के अब आएंगे। तो अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल रहा है। उसमें सपोर्ट ऑफ कोर्स लो इंटरेस्ट रेट्स का है, सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट स्पेशली महाराष्ट्र के केस में स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन का है, और डिमांड का है। ऐसे ही अगर मैं सेकेंडरी चैनल चेक्स जो अब तक कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज के, सडनली जो गर्मी इतनी बड़ी है और करीब करीब 1 महीना पहले खिसक गई, मई के टेम्परेचर अप्रैल में आ गए और अप्रैल के मार्च में आ गए थे, उससे पंखे और एयर कंडीशनर की सेल तो बहुत भयंकर हुई है। ठीक है, उनका मार्जिन में कितना प्रेशर दिखेगा नहीं दिखेगा वो हमको रिजल्ट के साथ लगेगा, पर एक वो बहुत बड़ा डिमांड है जो आ रहा है। पंकज, अब बात करते हैं जो नए बड़े इश्यूज आने वाले हैं। LIC का बड़ा इशू आने वाला है। 20-21 हज़ार करोड़ के आसपास LIC रेस करने वाला है, $3-3 बिलियन के आसपास। क्या असर पड़ सकता है इसका? IPO मार्केट लास्ट ईयर भी बहुत बॉयंट था, और हमने IPO QIP सब कंबाइंड करीबन $20 बिलियन का रेस देखा, उससे ज़्यादा ही था। तो ऑब्वियसली ये लिक्विडिटी अभी भी कंसर्न नहीं है। तो अगर अच्छे IPO आए, क्वालिटी IPO आए, तो उसमें आज भी हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट है, निवेशकों का इंटरेस्ट है। 2 अभी रिसेंटली IPO का एंकर बुक बंद हुआ, उसमें हमने देखा अच्छे निवेशक आए हैं, अच्छा इंटरेस्ट रहा है। तो मार्केट काफी थोड़ा मैच्योर्ड हो रहा है, जहां मार्केट अच्छे और खराब के बीच में डिफरेंशिएट कर पा रहा है। और ऑब्वियसली अगर अच्छे IPOs आ रहे हैं, क्वालिटी IPOs आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होगी कि घरेलू या विदेशी पैसे या इंटरेस्ट आने में। सो गुड IPOs आर ऑलवेज वेलकम। मार्केट का ब्रेथ बढ़ाता है, नई डिस्कवरी लाती है, विच इज ऑलवेज अ गुड साइन। पंकज, इस समय विदेशी संस्थागत निवेशक बेच रहे हैं। मैं क्रेडिट स्विस की सुबह रिपोर्ट देख रहा था। उस रिपोर्ट में एक डेटा था कि विदेशी संस्थागत निवेशकों की जो होल्डिंग है वह अब हिस्टोरिक लो पर है, 5 या 6 साल के लो पर है। तो इससे क्या हमें समझना चाहिए? बिकॉज हमेशा माना गया है कि विदेशी संस्थागत निवेशक एक व्यू लेते हैं, एक व्यू इज़ बेस्ड ऑन ग्लोबल global trends. Their view is based on relative valuations. Their view is based on opportunity cost versus cost of capital. तो विदेशी संस्थागत निवेशक जब बेच रहे हैं तो आम मानना ये है कि भाई समझदार आदमी इस समय बेच रहा है और मार्केट में खतरे की घंटी बज रही है। क्या राय कुछ हद तक सही है या गलत है? कुछ हद तक सही, कुछ हद तक गलत। इसको आपको मैं 2-3 अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। अगर आप देखो लास्ट 6-8 महीने में, तो अपने घरेलू मार्केट का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, और आज के दिन वैल्यूएशन तौर पर देखें तो हम 90% प्रीमियम पर है इमर्जिंग मार्केट वैल्यूएशन से। सो कहीं ना कहीं जब वो एसेट एलोकेटर ग्लोबली जो विदेशी निवेशक हैं, वो ये देख रहे हैं कि बाकी मार्केट वर्ल्ड ओवर सस्ते हो गए हैं, तो क्यों ना हम थोड़ा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर ले वैल्यूएशन कंसर्न पर। दूसरी चीज क्या हुई कि चाइना में आपने देखा पूरे टेक स्टॉक्स में एक बड़ा
सेल डाउन आया, करीबन $2 ट्रिलियन का सेल डाउन मार्केट कैप निकल गया। रशिया की मार्केट काफी दिन तक बंद हो गई। और जब इमर्जिंग मार्केट फंड मैनेजर के पास रिडेम्पशन आता है, वो करेगा क्या? वो 70% वाला नीचे वाला स्टॉक बेचे कि जहां पर उसके प्रॉफिट बन रही है वो वाला स्टॉक बेचे। ऑब्वियसली इंडिया में वो प्रॉफिट में था, इन द मनी था, तो कहीं ना कहीं वो इंडिया में सेलिंग में और एक्सपोजर कम किया। थर्ड, अगर आप देखें तो ऑयल प्राइसेस 105, 110। पहला क्वेश्चन आता है, ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज कौन से हैं, किनको ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? उसमें इंडिया ऊपर के नंबर पर आता है। तो ये 3-4 चीजें को आप कंबाइन करो तो कहीं ना कहीं ये चीजें प्ले आउट की लास्ट 6-8 महीने में कि विदेशी निवेशक इंडिया में सेलिंग करते रहे और सामने डोमेस्टिक घरेलू इन्वेस्टर्स खड़े रहे उस सेलिंग को एब्जॉर्ब करके। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट निकुंज भाई आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि लास्ट अगर आप 12 महीना रोलिंग में देखें तो करीबन एफआई सेलिंग 1% ऑफ जीडीपी के आसपास आ रही है, करीबन $25-30 बिलियन। और जब भी हिस्टोरिकली हमने देखा है कि एफआई सेलिंग 1%, 1.25% ऑफ जीडीपी तक आती है, वो कहीं ना कहीं वहां से रिवर्स करती है या वो एफआई सेलिंग में स्लो डाउन आता है। और आपने क्रेडिट स्विस के रिपोर्ट को सही आंका कि बीएसई 500 की अगर आज हम शेयर होल्डिंग देखें तो उसमें एफआई का शेयर 2013 के लेवल पर 9 साल के लो पर पहुंच गया है, 19.4%। और ये मानना पड़ेगा कि आने वाले नेक्स्ट 5-10 साल में इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोथ मार्केट। एफआई उसे नकार नहीं सकता है। ये सब टेम्पररी डिसलोकेशन, टेम्पररी एसेट एलोकेशन है। और हमें लगता है कि आने वाले नेक्स्ट 6-12 महीने में एफआई अपना स्टांस रिवर्स करेगा और अगर उसके ग्रोथ मार्केट विश्व में चाहिए तो इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये टेम्पररी अपॉर्चुनिटी है कि जहां जहां भी बड़ी एफआई की सेलिंग के कारण स्टॉक दबे हुए हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो स्टॉक्स काफी हमें अट्रैक्टिव लग रहे हैं और कई सारे नेम बीएफएसआई स्पेस में है जहां सबसे ज्यादा सेलिंग हुई। पंकज, आखिरी सवाल, अगर आज हम स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ें अप्रैल एंड और बात करें अगले 3 साल की, मार्केट में ऐसा नहीं है करेक्शन नहीं आया, करेक्शन आ चुका है, मगर फंडामेंटल्स को देखते हुए, अर्निंग साइकिल को देखते हुए, वैल्यूएशन को देखते हुए, अगर मैं बोलूँगा जी सेंसेक्स, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से जी एक एवरेज वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो डबल डिजिट रिटर्न दे सकता है, तो क्या मैं एक बहुत हवाई किला बना रहा हूँ या फिर यह बात एक हकीकत हो सकती है? निकुंज भाई, आई थिंक ये एक हकीकत बात हो सकती है, क्योंकि अगर मैं ओवरऑल प्रॉफिट साइकिल को देखूं तो कहीं ना कहीं ये एक नया प्रॉफिट साइकिल है। बारिंग शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस अगर अपने हटा दें तो क्या चीज है जो अपने प्रॉफिट साइकिल को मजबूती दे रहे हैं? पहला, जो अंडरलाइंग रियल एस्टेट साइकिल है 8 साल के बाद उभर रहा है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट साइकिल में देखें तो 55% कॉर्पोरेट, 16% गवर्नमेंट और 30% के करीबन अपना रियल एस्टेट है। और रियल एस्टेट 8 साल से मंदी में था। जब ये साइकिल निकलता है तो 200 इंडस्ट्रियां इसके इर्द गिर्द अच्छा करती हैं, चाहे वो टाइल हो, प्लाईवुड हो, वायर्स एंड केबल्स हो, सीमेंट हो या मैट्रेस हो, अलग अलग इंडस्ट्रियां। और ये पूरे इकोनॉमी को कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट साइकिल को सपोर्ट करेगी। सेकंड, अगर आप देखें तो चाइना प्लस को आप ना नकारें, बिकॉज चाइना प्लस आज कंपनियां खुल के नहीं बात कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर सेक्टर में हम देख रहे हैं जो डिमांड मोमेंटम बन रहा है वो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन डाइवर्जन के कारण बन रहा है। और इंजीनियरिंग गुड $100 बिलियन का एक्सपोर्ट क्रॉस कर गया। अगर आप ऑटोमोबाइल में देखें तो वहां काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड मोमेंटम है। सिमिलरली हम केमिकल्स में बात करें तो स्ट्रॉन्ग डिमांड मोमेंटम है। तो कई सारे सेक्टर चाइना प्लस से भी बेनिफिट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट साइकिल कहीं ना कहीं वापस अपने नेक्स्ट प्राइवेट साइड केपेक्स वाला भी रिवाइव कर रहा है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे साथ लास्ट 6-7 साल नहीं थे, जहां हम जीडीपी की ग्रोथ को सब नेगेटिवली देख रहे थे। जब भी ये होता है तो मुझे लगता है प्रॉफिट साइकिल क्या 12-15% से बढ़ सकता है? आंसर इज यस। अगर वो बढ़ता है, थोड़ा सा पी कॉन्ट्रैक्शन भी हम मान ले, तो आपका जो राय है कि डबल डिजिट नेक्स्ट 3 साल में क्या ये होना चाहिए कैगर रिटर्न, लगता है रियलिस्टिक, अनलेस कुछ हम सेल्फ गोल कर दें बीच में या कुछ कंट्री में कुछ अजीब सा हो जाए जो अनरियलिस्टिक है, तो बोलना मुश्किल है। बट हाँ, मतलब डायरेक्शन उस तरफ वन कैन एक्सपेक्ट, बट ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट टू से
विद सर्टेनिटी कि डायरेक्शन ऊपर नीचे करके होगा या सिंगल लाइन लीनियर होगा। बट ये मत मानिए कि करेक्शन अभी खत्म हो गई है। अभी तक हमने 6 महीने का खाली टाइम करेक्शन देखा है। आने वाले 6-12 महीने अगर अपने लिए थोड़ा सा केयरफुली नेविगेट करना है तो मतलब रिटेल इन्वेस्टर उस समय कैसे बिहेव करेगा ये देखने वाली बात होगी। और लास्ट 6-7 साल में हमने खाली गिरता हुआ ब्याज दर देखा है। अभी तक विश्व ने चढ़ता हुआ ब्याज दर और टाइटनिंग मॉनेटरी कंडीशंस एक लंबे समय तक नहीं देखा। और उस समय ग्लोबली रिएक्शन क्या होगी, आई थिंक वन हैज टू बी केयरफुल अबाउट दैट। जी, हम हमेशा बोलते हैं तेजी का बोलबाला, मंदी का मुंह काला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदी आने वाली है, मगर मार्केट में साइकिल होती है, कभी खुशी कभी गम। जी हाँ, लास्ट 2 साल काफ़ी अच्छे थे, मगर आने वाले समय में संभल के रहना चाहिए। कैपिटल प्रिजर्वेशन समटाइम्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट एंड कैपिटल अप्रिसिएशन, और शायद हमारे दोनों एक्सपर्ट्स आज इसी बात पे काफ़ी एम्फेसिस कर रहे हैं। पंकज जी, कुंज, आप हमारे साथ ईटीना स्वदेश पे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।